नो इफ नो बट शुरू करते हैं सीधी सट। सीधी सट में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन लाल सैनी और मैं हूं श्रीपाल सकतावत। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में से आपको वक्त निकालना पड़ रहा है हमारे लिए और सीधे सवालों के जवाब देने के लिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समुद्र मंथन चल रहा है आपके यहाँ पर टिकटों को लेकर। कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आधार कार्यकर्ता है और नीचे पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता ही लड़ता है जी। ऐसे नीचे के सारे कार्यकर्ता जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी राय लेना हम आवश्यक समझते हैं और उनकी राय के अनुसार जो उनकी राय आती है उस पर मंथन होता है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड को जब हम नाम भेजते हैं तो वो निर्णय करता है। लेकिन अचानक अब जाकर के मंथन हो रहा है। 4.5 साल 5 साल से आपकी सरकार थी, तो होमवर्क तो काफ़ी कुछ हो चुका होगा पहले। नहीं, उस समय जन संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे, लेकिन उस समय टिकटों का विषय नहीं था। संगठन के नाते संगठन मजबूत कैसे हो, काम कैसे हो, सरकार कैसे काम करे, यही विषय उस समय था। और यात्रा के समय कार्यकर्ताओं से संपर्क करना और करना ये रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, तो उसके बाद में यही समय था हमारे पास में चुनाव से पहले कि हम इन विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें। और हम हर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से इस प्रकार से राय लेते हैं और उनकी राय के आधार पर हमारा मानस बनाते हैं। लेकिन इस बार तो जिस तरह की मैराथन बैठकें चल रही है, जिस तरह से मंथन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक बेचैनी है बीजेपी के अंदर। बेचैनी नहीं है, काम इतना बड़ा है कि इसमें हर एंगल से पार्टी जब विचार करती है तो उसमें समय लगना स्वाभाविक है। 200 विधानसभा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, उसके कारण से प्रत्येक दावेदार के बारे में चर्चा करना, उसके बारे में चिंतन करना, जानकारी जुटाना, ये समय लेता ही है, इसमें समय लगता ही है। कहीं ऐसा नहीं कि जो 3 उपचुनाव हुए, तीनों में जो हार हुई 17 की 17 विधानसभा सीटों पर, और जो फीडबैक आ रहा है जगह जगह से, जो सर्वे की रिपोर्टें आ रही है, उसने कहीं बीजेपी को डरा दिया और वो अब अपने आप को ठीक करके चुनाव मैदान में उतरना। चुनाव में तो हमेशा ही प्रतिपक्ष को डील करने के लिए सावधान ही रहना चाहिए। चुनाव एक ऐसा है कि चुनाव में अच्छी सावधानी अच्छी ही रहती है, इसलिए सावधानी रहे और ठीक प्रकार से निर्णय हो। इसके लिए यदि 2 घंटे ज़्यादा भी लगता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब तक करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों से आप मिल चुके हैं, 3,000 के आसपास आपके दावेदार आ चुके हैं। तो ये जो दावेदारी है, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपको नहीं लगता कि कहीं वो नुकसान भी कर सकता है? क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलेगी। नुकसान इसलिए नहीं करेगा, व्यक्ति के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते, व्यक्ति के लिए काम भी नहीं करते। हम एक राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामने व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता। उम्मीदवार होता है कमल का फूल, उसके लिए हम लड़ते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। व्यक्ति तो नाम के लिए होता ही है, ये है। इसलिए कोई इसके कारण कोई राजी नाराज़गी बड़ी मात्रा में खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि पार्टी की जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई, अध्यक्ष जी की यात्रा हुई, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उसके कारण से जो वायुमंडल बना, उसमें हर कार्यकर्ता देखता है, यार मैं भी टिकट मांग लूँ, मिल जाए तो जीत सकता हूँ, इतना अच्छा वायुमंडल है। इसके कारण से टिकटार्थियों की संख्या, दावेदारों की संख्या बढ़ी है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके फेवर में है माहौल, इसलिए भीड़ आ रही है? हाँ, हमारे फेवर में ही है। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्टें आ रही है, अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, वो तो ठीक नहीं बताते। उनका एवरेज जो आया है, एवरेज 70 सीट आ रहा है। केवल सर्वे आधार नहीं है। यूपी का चुनाव हमने देखा, सर्वे 125 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था, 325 सीटें हमारी आई। तो इसलिए सर्वे एक सामान्य जानकारी दे सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं। सर्वे आपने भी करवाए होंगे, पार्टी ने भी करवा रहे ना।
क्या लग रहा है आपको, जो टारगेट आपने हमको लग रहा 180 है रखा था, कि हम सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये हमको लग रहा है। मतलब टारगेट 180 आपको लग रहा है? हाँ, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। नहीं, टारगेट जो दिया था 180, टारगेट उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। टारगेट के बिना जी, काम नहीं होता आदमी का, इसलिए वो एक हमारे लक्ष्य है कि हमको यहाँ तक जाना है। मतलब लक्ष्य बढ़ा लिया आपने। ये जो मुलाकात हुई है मतलब इस पॉलिटिकल जो जितना भी मूवमेंट हुआ उससे पॉलिटिकल टूरिज्म बढ़ गया राजस्थान में। करीब 100 करोड़ के आसपास की माना जा रहा है कि होटलों में इधर उधर लोगों के पास में आ रहा है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो तो खुश हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो कितना खुश होकर के जा रहे हैं आपसे मिलने के बाद? आप कभी मेरे कार्यालय में आइए और कार्यकर्ताओं से चर्चा करिए और उनको कहिए कि कार्यकर्ताओं की यहाँ पार्टी कार्यालय में संतुष्टि हमारी बातचीत से होती है या नहीं, वो संतुष्ट होकर जाता है या नहीं। आप अपना असेसमेंट करिए। मैं ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ जितना मेरा मिलना जुलना है उससे कार्यकर्ता संतुष्ट से भी ज़्यादा संतुष्ट होकर ही जाता है कि हमको सम्मान मिला, हमारी बात सुनी गई, और इस समय यही आवश्यक। सैनी साहब, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश होकर के जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, पहले आया आपके पास में रणकपुर में इकट्ठा हुआ, यहाँ पर आया, और अभी भी देख रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में और मुख्यमंत्री जी के निवास पर दोनों तरफ जा रहा है। उनको लग रहा है कि सत्ता और संगठन के समन्वय से ही कहीं टिकट उनको मिल सकती है, उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो ये प्रयास करता ही है। जो कार्यकर्ता हमारे अधिकारी हैं उन सब से मिलने पर उसको संतुष्टि होती है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कागज़ दे दिया, कुछ बातें वो उनको समझाता है, कुछ हमको समझाता है, तो और हमारे अधिकारी हैं उनको कहता है, तो उसको एक संतुष्टि होती है। इसलिए वो सभी लोगों से मिलने की कोशिश करता है। आप अभी कह रहे थे कि उम्मीदवार कमल का फूल होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और भावी मुख्यमंत्री के बतौर अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सिंबल है कमल का फूल, क्या यही चेहरा होगा मुख्यमंत्री का या खुद वसुंधरा जी हो? हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव में हमारा जो चेहरा है उम्मीदवारों का, वो कमल के फूल को देखेंगे, हम व्यक्ति को नहीं। ये हमारा कार्यकर्ताओं से भी हम सबसे आग्रह कर रहे हैं। मतलब कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंबल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि कैंडिडेचर भी देखना चाहिए वोट देते वक्त। वो जब पार्टी उम्मीदवारों का निर्णय करेगी उस समय वो काम भी देखेंगे। ये चेहरा नहीं देखने वाली बात हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए है कि उनके सामने जो उम्मीदवार कमल का फूल लेकर आता है उस समय वो कार्यकर्ता उसका चेहरा और वो नहीं देखेगा, वो कमल का फूल देखेगा। चेहरा, उसकी प्रतिष्ठा, सारा समीकरण वो पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा। लेकिन जो कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक दिख रही है सैनी साहब, उतनी बीजेपी जो है उस लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से उतनी आक्रामक नज़र नहीं आ रही। हम आक्रामक इसलिए नहीं हैं कि हमने जनता में काम किए, और जितने काम राजस्थान सरकार ने किए, आप पिछले राजस्थान का पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो इतने काम, वो कृषि का क्षेत्र हो, वो विद्यार्थियों का क्षेत्र हो, वो व्यापारिक क्षेत्र हो, यानी हर क्षेत्र में एक नए आयाम देने का काम बीजेपी ने किया है। आक्रामक तो कमज़ोर आदमी होता है, और आक्रमण हमेशा कमज़ोर पर नहीं होता, ताकतवर के खिलाफ ही आक्रमण हुआ करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान में जनहितैषी काम किए, उसके कारण से हमको आक्रामक होने की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस तो अपने खुद के किए कारनामों के कारण ही धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से सिमट रही है, और पिछले चुनाव में राजस्थान में वो सिमटती चली गई। वो क्रम रुका नहीं है, इसलिए वो दिखाने के लिए आक्रामकता दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है ये वो भी जानते हैं।
कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अकेला लहसुन जो है, जिसकी खरीद को लेकर के कई विवाद हुए, किसान परेशान हुए, वही 20 सीटों पर आपका जायका बिगाड़ देगा बीजेपी का। नहीं, कोई जायजा, ये तात्कालिक कारण, हर सरकार के राज्य के समय कुछ न कुछ विषय आया ही करते हैं। इनसे हमारी चर्चा व्यापारियों से, लहसुन के व्यापारियों से भी होती है, उनको अवसर पर रिलीफ देने की बात भी होती है। कुछ व्यापारी पूरा राजस्थान नहीं होते हैं, और लहसुन के व्यापारियों को हमने काफ़ी उनके खरीद भी की है। काफ़ी व्यापारी, लहसुन के व्यापारी और किसान, खासकर मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ, जो लहसुन के किसान हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिली है। सेहत के लिए मूंग जरूरी माना जाता है, मूंग की दाल, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो भी आपकी सेहत बिगाड़ने वाला है। कई खरीद शुरू हो गई मूंग की, जी। और बाकी अनाजों की भी जो हमने घोषणा की थी वो भी शुरू हो गई या 1-2 दिन में हो जाएगी। किन मुद्दों पर आप जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं? आपको लगता है कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा अपील करेगा पब्लिक के बीच में? राजस्थान में और केंद्र की सरकार ने कभी भी हमसे, जो पहले सरकारें रही, उन्होंने गरीब का चिंतन ही नहीं किया। गरीबी हटाने के नारे तो दिए, लेकिन उन्होंने कभी गरीब का चिंतन नहीं किया। हमारी राजस्थान की और केंद्र की सरकार ने नीचे जाकर उस गरीब का चिंतन किया जिसको सोचा नहीं गया आज तक। मैं कहना चाहूँगा, आवास योजना हमारी राजस्थान और केंद्र सरकार की योजना है। बड़े पैमाने पर आज आवास आवंटित हुए लोगों को। इंदिरा गांधी आवास योजना के खंडहर कहीं आपको दिखते हुए मिलेंगे, लेकिन हमारी आवास योजना बहुत अच्छी योजना है। लोगों को मकान मिला, मकान तो मिला, लेकिन कई बार आदमी को चिकित्सा की भी बहुत ज़रूरत होती है। राजस्थान की सरकार ने 30,000 से लेकर और 3 लाख तक चिकित्सा सुविधा और मुफ्त की। भामाशाह कार्डधारी ये सुविधा ले सकता है। ऐसे ही केंद्र की सरकार ने एक उसमें आयाम और जोड़ते हुए आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो साल में ले सकता है। तो चिकित्सा की दृष्टि से हमने बहुत काम किए। हमको जानकारी होगी कि हमारे गाँव में हमारी माता बहनें धुआं में रोटी बनाती थी, लकड़ी से रोटी बनाती थी। उनका एक तरह से जीवन दुखी रहता था। उनको सुविधा देने के लिए 3.5 करोड़ गैस के कनेक्शन उन माता बहनों को दिए गए। लेकिन फीडबैक तो ये आ रहा है कि गैस एक बार उनके पास गया सिलेंडर, उसके बाद वो ब्लॉक लेवल तक जा ही नहीं पाए गैस भरवाने के लिए, क्योंकि गैस भरवाने के लिए उनको जाना पड़ेगा वहाँ पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो जा नहीं सकते। आपकी तरफ से, गैस एजेंसी की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गांव-गांव में जाके, और वो फिजिबल भी नहीं है। तो वो एक बार गैस भरी गई थी पहली बार, उसके बाद गैस नहीं भरी गई। नहीं, जब कोई नई योजना आती है तो उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं। आप जो बता रहे हैं ये जानकारी होने के बाद इसकी कोई व्यवस्था करने की भी हम कोशिश करेंगे कि उनके नज़दीक कोई ऐसा पॉइंट बनाएंगे कि जिसके कारण से उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था हो सकती है, मुश्किल नहीं है ये व्यवस्था। हम निश्चित रूप से, आप इस ओर ध्यान दिला रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो आप सुधार सत्ता में तो हम आएंगे ही, तो जब भी। अच्छा, दूसरा ये प्रो पीपल जो आप योजना बता रहे थे कि आपने मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की, ये तो गहलोत सरकार के वक्त भी हो गई थी। गहलोत सरकार के टाइम एक तो इतनी सुविधाएं नहीं थी और उन्होंने दवाई फ्री की थी। चिकित्सा, हर प्रकार के चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी उस समय। जांच भी मुफ्त थी। जांच बड़ी चीज़ नहीं है, इलाज बड़ी चीज़ है। आपका कैंसर का इलाज बड़ी चीज़ है, आपका ऑपरेशन बड़ी चीज़ है। आज फोर्टिज में इलाज उस समय कोई नहीं करा सकता था, फोर्टिज में इलाज आज आप करा सकते हो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने फोर्टिज में इलाज कराया। क्या वो कल्पना कर सकता था हमारे गरीब आदमी कि फोर्टिज के सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी? आज उसका इलाज वहाँ हुआ
तो और जान बची, कितनी बड़ी बात है ये। केवल दवाई और जांच सामान्य प्रक्रिया है। तो आपको लगता है जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल की बात ये है कि अलग अलग विषय के अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। लोगों का एक विश्वास भी होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन गरीब आदमी, सामान्य आदमी की इच्छा रहती है कि इलाज मेरा वहाँ अच्छा हो, वहाँ अच्छा हो, तो इसको चॉइस है उसके लिए कि जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ इलाज कराए वो। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी कांग्रेस ने, आपके जो दामाद हैं वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। ये विषय तो है नहीं, अभी मेरे इस सब्जेक्ट का विषय भी नहीं है। नहीं, चॉइस की बात। व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो कहाँ टिकट मांगता है कि नहीं मांगता है, लेकिन वो हमसे भी टिकट मांग रहे हैं। मेरे पास बायोडाटा हैं, उनके फ़ोन भी आए हैं, उनके मित्र मंडली के लोग भी आए हैं। अच्छा, दोनों तरफ से मांग रहे हैं? अब पता नहीं मुझे उधर से मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब एक कन्फ्यूजन कहीं न कहीं आपके परिवार में? कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक परिवार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और डेमोक्रेसी में यह सवाल भी खड़ा नहीं होता, कभी भी सवाल खड़ा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, टिकट बांटने को लेकर के कई बात आ रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी नए चेहरों को उतारने वाली है, टिकट काटने वाली है। नए चेहरे तो हर चुनाव में आते ही हैं, कुछ आयु के कारण, कुछ स्वास्थ्य के कारण, कुछ स्थानीय कारणों के कारण से, और सभी पार्टियां उन्हीं चेहरों को कभी टिकट देती नहीं है जो पहले से थे, उनमें से कुछ बदलते ही हैं। ये एक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, और ये निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अंदाज ये बताया जा रहा है करीब 100 के आसपास आप चेहरे बदलने वाले हैं। 100 ये अभी नए उम्मीदवार होंगे, पहले जो थे। चर्चा अभी ठीक नहीं है संख्या के बारे में, ये अभी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में समय लगने ही वाला है। जब फिर मिलेंगे तो आपको उस बारे में भी बताएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कई नेता आपके जो हैं वो नए नीड की तलाश कर रहे हैं, नई जगह चाहिए उनको चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लोगों की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन उनको जगह बदलनी नहीं बदलनी, ये निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा कि वो इस ओर परमिट करता है या नहीं करता। यदि परमिट करता है तो हो सकता है कुछ लोग अपनी जगह बदलें, या हमको भी लगता है कि इनको यहाँ से लड़ाना चाहिए, हमारी सीट ये आराम से निकाल लेंगे, ये आराम से निकाल लेंगे। ऐसा सामान्य चर्चा होती रहती है। ये एक रणनीतिक मामला है जिस पर आप विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के भी 2 जगह से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। चर्चा तो 3-4 जगह से आ रही कि यहाँ 3-4 जगह से तो चुनाव लड़ नहीं सकते ना, 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, चर्चाएं आ रही है। कोई कह रहा है कि बीकानेर ईस्ट में आ सकती हैं, कोई कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। उनकी इच्छा है उन इलाकों लोग तो मेरे बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, 3-4 जगह से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक जगह से भी नहीं लड़ रहा हूँ। अब चर्चा करने वालों को तो कैसे रोकेंगे हम? लोगों की इच्छा होती है हमारे यहाँ से आ जाएं तो हमारे कई सीट निकल जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो प्रभाव है ही है, तो वो जिस जिले में से चुनाव लड़ेंगी वहाँ हो सकता है कि किनारे की कोई सीट निकल जाए, सारी सीटें निकल जाएं, तो उनके कारण से उनकी सीट के साथ 2 सीट और कमज़ोर भी निकलती हैं, तो उस एरिया के लोगों की अपेक्षा रहती है, इच्छा रहती है, ये इसलिए चर्चा हो रही है। भैरव सिंह जी के वक्त में खास तौर पर वो करते थे अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने का। भैरव सिंह जी के समय पार्टी की वो स्थिति नहीं थी जो आज है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को आज कोई इस ओर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्वयं का क्षेत्र ही शायद उनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए परमिट नहीं करेगा। मतलब ये संभावना नहीं है कि वो और कोई सीट से चुनाव? संभावना तो राजनीति में सब कुछ रहती है। संभावनाओं के लिए जीवन में कोई निश्चित मापदंड नहीं है, सामान्य प्रक्रिया वो हो सकता है ये तो। अच्छा, वो कास्ट फैक्टर्स को लेकर के भी कई सवाल खड़े होते रहे कि आपके कास्ट फैक्टर्स भी इस बार गड़बड़ा गए हैं। जो आपका मूल वोट बैंक थे वो डिस्टर्ब हो गए, खास तौर पर राजपूत वोट बैंक जो आपका है। मानवेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस में चले गए। ऐसा है कि हमारा कोई कास्ट फैक्टर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश को 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजपूत समाज का वोट हमको अच्छी संख्या में मिलता रहा है, वो मिलता रहेगा भी।
क्योंकि व्यक्ति का किसी क्षेत्र विशेष में तो प्रभाव हो सकता है, जी पूरी जाति को प्रभावित करता हो ऐसा व्यक्ति, मैं सोचता हूँ आज अपनी जो समाज की रचना है जी। इसमें ऐसा कहीं भी किसी भी समाज के लिए नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बीजेपी को बनिए ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी नाराज़ हैं जीएसटी और आपकी नोटबंदी से। जो वैश्य वर्ग है वो नाराज़ है, ब्राह्मण नाराज तो लगता है कि उनको उतनी भागीदारी नहीं मिली। नाराज नहीं है, कुछ प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयाँ उनको जरूर खड़ी हुई होंगी नई व्यवस्था में। जी धीरे धीरे उनको भी सरकार उनसे चर्चा करके ठीक कर रही है। जीएसटी के बारे में जो पहले जितने प्रॉब्लम्स व्यापारी वर्ग को आती थी जी उनसे चर्चा करने के बाद धीरे धीरे वो कम हो रही हैं और नई चीज़ में सुधार होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए सरकार भी सुधार कर रही है। व्यापारियों का और नाराज़गी कम होती जा रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जनरल सीटों पर आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारते हैं, खासतौर पर महुआ में, ये जहाजपुर में और मनोर थाना में। कई जगह उसको लेकर भी इतराज़ आ रहे हैं। नहीं, एतराज़ तो नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी होते हैं, उस समाज में भी होते हैं, समाज के बाहर भी होते हैं, सामाजिक गणित भी होते हैं। तो पार्टी उन सब चीज़ों पर विचार करती है और विचार करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है कि क्या निर्णय उस संबंध में उनको करना चाहिए, इसलिए आखिरी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का रहता है। अच्छा, आप दिल पर हाथ रखकर सोचते हैं तो आपको लगता है सत्ता में आएगी पार्टी पूरी तरह से? सत्ता में नहीं, हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, इतना वक्त दिया इसके लिए। तो ये थे मदन लाल सैनी जिनके साथ जारी थी सीधी सट। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।